अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नया सेमेस्टर स्टार्ट कर रहे हैं फॉल 2020 का। ठीक है, इसमें मैं आपको न्यू सेमेस्टर में आपको वेलकम करती हूँ। और इस न्यू सेमेस्टर में हम लोग तमाम न्यू सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए जा रहे हैं जिनकी बेस तो इकोनॉमिक्स ही है, लेकिन डिफरेंट आपने देखा है कि डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से हम लोग जो है इकोनॉमिक्स को देख रहे हैं और फिर देख रहे हैं कि किन किन फील्ड्स में इकोनॉमिक किस तरह से बिहेव करती है। ठीक है, तो आज का जो हम लोगों का लेक्चर है, ठीक है, वो हमारा जो कोर्स है इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स उस पे है। ठीक है, ये आज आपका फर्स्ट लेक्चर है जिसमें कि मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स से। ठीक है, और ह्यूमन इकोनॉमी में इन्वायरमेंट का क्या रोल है। ठीक है, इस सारे को हम लोग आज से डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग ये लेक्चर है और बड़ा इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। इसको मैंने जितना भी पढ़ा है तो मुझे तो इसमें बड़ा इंफॉर्मेटिव लगा है। बहुत सी चीज़ें इंफॉर्मेटिव लगी हैं जो हमारे दाएं बाएं हैं, जिनको हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को नहीं पता है कि वो हमारा एनवायरनमेंट में किस तरह से जो है हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है। हमारा इन्वायरमेंट जो है, ठीक है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं किस तरह से हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जब हम लोग टॉपिक ये वाला जो है नेचुरल इन्वायरमेंट एंड द ह्यूमन इकोनॉमी पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसमें हम ये सब चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, इसमें जो है ये बुक मैंने जो फॉलो कर रही हूँ, ठीक है, ये बुक मैं आपको पोर्टल पे शेयर कर देती हूँ। ठीक है, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स की ये बुक शायद मार्केट में इतनी इजीली अवेलेबल ना हो क्योंकि लॉकडाउन की वजह से और मार्केट के जो सिचुएशन है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बुक्स की शॉर्टेज है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप इस बुक को जो है चैप्टर वाइज प्रिंट करवा के पढ़ सकते हैं, या इस बुक को आप वैसे जो है किसी फोटोकॉपियर से प्रिंट करवा के एज ए बुक की फॉर्म में ले सकते हैं, जिस तरह भी आपको जो है वो इजी है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स की बुक है। ठीक है, जिसमें हम लोग बिल्कुल प्रिंसिपल पढ़ेंगे कि इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के क्या प्रिंसिपल हैं। ठीक है, और किस तरह से आप ये देखें कि पहले हम लोग बातें इकोनॉमी की करते थे, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, पता नहीं क्या कुछ हम लोग जो है वो पढ़ते रहते थे। और आप देखें कि चंद सालों से पूरी दुनिया ने बात की है एनवायरनमेंट पे। ठीक है, डेवलपमेंट हो रही है एनवायरनमेंट पे, नई नई स्टडीज जो निकल के आ रही हैं वो एनवायरनमेंट पे है। ठीक है, अगर बिल्कुल कंक्लूड किया जाए तो जब मैं बाहर कहीं जितने भी जो है वो एडमिशन्स देखती हूँ या कोई स्कॉलरशिप्स देखती हूँ या कोई भी अपॉर्चुनिटीज देखती हूँ, तो उसमें जो सबसे पहली जो उन्होंने जो डिमांड की होती है, उन्होंने कहा कि भाई इन्वायरमेंट आपका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, इन्वायरमेंट के बारे में आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, इन्वायरमेंट को कैसे रिस्टोर किया जा सकता है, जो आपके रिसोर्सेज हैं इनकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, फ्यूचर में उसका क्या बेनिफिट है, अभी क्या है। ठीक है, ये सब चीजें अब जब सबसे ज्यादा जो हॉट डिबेट है वो एनवायरनमेंट हो रही है। ठीक है, और फिर हम लोगों ने क्या देखा कि हर प्रोस्पेक्टिव को हम लोगों ने एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करने लग गए। ठीक है, उसमें आपकी जो क्या उसका नाम है, इसमें फिर डिफरेंट तरह के, अगर आप मैनेजमेंट साइंस में देखें उस पर भी इन्वायरमेंट आया, इसमें मेडिकल में भी इन्वायरमेंट आया, इसमें लाइफ स्टॉक में, इकोनॉमिक्स में, हर सब्जेक्ट में फिर इन्वायरमेंट जो है उसको बकायदा एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया। ठीक है, और जब मैंने इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स को पढ़ा तो मैंने देखा कि ये तो इंतहाई इम्पोर्टेंट जो है जो इकोनॉमिक्स की ब्रांच है, और ये तो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है। शायद बाकी कोई इकोनॉमिक्स जो है उसमें चीज़ें कुछ ऐसी हों कि हम कहें कि नहीं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन हमें इतनी क्लियरली नज़र नहीं आ रही है, लेकिन जो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स है इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम अपने सराउंडिंग में बड़े इजीली देख सकते हैं। ठीक है, तो उसने कहा कि न्यू क्लासिकल जो है उन्होंने इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स को सबसे पहले जो है, क्योंकि आपको पता है कि क्लासिकल सब बहुत ओल्ड थे, बड़े पुराने लोग थे, उन्होंने तो जाहिर बड़ी बेसिक इकोनॉमिक्स की बात की। ठीक है,
उन्होंने वेल्थ को इंट्रोड्यूस करवाया और उन्होंने और डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड दिस एंड दैट, उन्होंने उन सब चीज़ों को रखा। जैसे जैसे दौर थोड़ा सा जदीद हुआ तो आपके जो क्लासिकल से आगे जो न्यू क्लासिकल्स आए अपनी न्यू थेरीज के साथ आए, तो उन्होंने इन्वायरमेंट को भी टच किया, उन्होंने इन्वायरमेंट पे भी बात की, ठीक है। क्योंकि हम लोगों के बहुत से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हम नेचुरल रिसोर्सेज से ले रहे होते हैं, हम लोग इन्वायरमेंट से ले रहे होते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग फॉर्मली स्टार्ट करते हैं, ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में वो क्या कहता है कि हाउ डू न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट perceive द रोल ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट प्लेज ऑन द ह्यूमन इकोनॉमी। कहते हैं कि ह्यूमन इकोनॉमी में कैसे जो है, जो नेचुरल है, नेचर है, जो आपका नेचुरल इन्वायरमेंट है, वो किस तरह से ह्यूमन इकोनॉमी में जो बड़ा रोल प्ले करता है। कहता है फॉर दिस पर्पज है द नेचुरल इन्वायरमेंट कुड बी defined as a physical, chemical, and biological surrounding that humans and other living species depend on as a life support। कहते हैं कि बहुत से हम लोग इंसान या और जो भी जानदार चीजें हैं, ठीक है, वो सारी की सारी आपके जो इन्वायरमेंट है उसके उस पर डिपेंड कर रही है, या हमारी जो लाइफ की जो सपोर्ट है वो ये इन्वायरमेंट है। समटाइम फिजिकली है, समटाइम केमिकली है, समटाइम बायोलॉजिकली है, ठीक है। हम लोग का जो भी लाइफ स्टाइल है वो सारा हमारे इन्वायरमेंट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं कि एज शोन इन फिगर नंबर 1, वो नेक्स्ट पेज पे है, वो जैसे फिगर आएगी तो मैं आपको उसको भी डिस्कस करूंगी, ठीक है। इन स्पेसिफिक टर्म द इकोनॉमी इज एज्यूम टू depend on the natural environment for three distinctive पर्पस, ठीक है। कहते हैं कि 3 बेसिक पर्पस जो है जिसपे हम लोग एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स पे डिपेंड करते हैं, उसमें एक है द एक्सट्रैक्शन ऑफ द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो रिसोर्सेज है जिनको हम लोग वन टाइम सिर्फ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हमने उनको यूज किया वो दोबारा से रीफिल नहीं होंगे, ठीक है। जिसमें कि ये कहते हैं कि आपके जो है वो ऑयल आ जाता है, आपका इसमें आयरन आ जाता है, फॉसिल फ्यूल्स आ जाते हैं, ठीक है। और बहुत सी ऐसे मिनरल्स हैं, बड़ी नायाब मिनरल्स हैं जिनको हम लोग जमीन से एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ये कि वो दोबारा नहीं बन रही हैं, ठीक है। तो वो हमारे नॉन रिन्यूएबल जो है रिसोर्सेज है, ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं कि हार्वेस्टिंग ऑफ द न्यू रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। हार्वेस्टिंग ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब है कि हम लोग गंदम काटते हैं, गंदम नेक्स्ट सीजन में फिर उग जाती है, ठीक है। हम लोग एक फसल काटते हैं वो नेक्स्ट सीजन में फिर आ जाती है, ठीक है। तो कहते हैं कि आप लोग हम लोग जो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स है ये दोनों रिसोर्सेज पे डिपेंड कर रही है, ये आपके रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज उन दोनों पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। यूज एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और कहते हैं कि ये जो रिसोर्सेज हैं ये एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज हो रहे हैं। अब आप देखें जो भी आप जमीन से ऑयल निकालते हैं वो एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज होता है, ठीक है। फिर ये कि जो भी आप एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट लेते हैं वो सारी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में यूज होती हैं, ठीक है। जो ऑयल सीड्स हैं उनसे आप ऑयल लेते हैं, ठीक है। डिफरेंट हर्ब्स से आप डिफरेंट मेडिसिन बनाते हैं, सो ऑन जो चीजें हैं, ठीक है। तो वो आपका जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। फिर उसके बाद कहते हैं बी कहता है द डिस्पोजल एंड एजिमिलेशन ऑफ वेस्ट। कहते हैं कि अब हम लोग क्या करते हैं कि जो सेकंड सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं हम लोग, जो भी वेस्ट है हमारा वो हम इस एनवायरनमेंट में कर रहे हैं, ठीक है। वो चाहे ह्यूमन वेस्ट है, चाहे वो एनिमल वेस्ट है, चाहे वो कोई आपकी इंडस्ट्री का वेस्ट है, चाहे वो आपकी कोई फर्म का वेस्ट है, क्योंकि आप इस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो हर किस्म का वेस्ट जो है वो इस एनवायरनमेंट में है, ठीक है। तो सेकंड आपका जो इम्पोर्टेंट आ जाता है कि वो जो मैनेजमेंट है, एजिमिलेशन है वो उस सारे वेस्ट की, ठीक है, वो भी इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में आता है। फिर उसके बाद 3 है कंजम्पशन ऑफ एनवायरमेंटल एमिनिटीज, ठीक है। जिसमें कहते हैं कि सच एज बर्ड वॉचिंग और है कैनोइंग, हाइकिंग, नेचुरल पार्क ट्रायल्स, ऑब्जर्विंग अ मॉर्निंग सनराइज और एन
इवनिंग सनसेट, ठीक है। कहते हैं कि उसमें फिर तीसरी बात क्या है कि कंजम्पशन ऑफ द इन्वायरमेंटल एमिनिटीज जो है, एमिनिटीज का मतलब होता है कि खूबसूरत नज़ारे जो हम देखते हैं। कहते हैं कि अब वो भी तो एक कंजम्पशन है, हम इन्वायरमेंट की कर रहे हैं, जिसमें कहते हैं कि ये सरफेसिंग आप जो समंदर पे जाते हैं, जाके आप सरफेसिंग करते हैं, ठीक है, वो भी आपकी जो है वो कंजम्पशन है, आप इन्वायरमेंट को अपने यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर कहते हैं कि अब जो बड़े खूबसूरत से हम लोग जगहों पे जाते हैं स्पेशल बर्ड्स के सीन्स देखने के लिए, स्पेशली जब बर्ड्स जो है माइग्रेट करते हैं, जैसे ही वेदर चेंज होता है, ठीक है, तो जो कोल्ड एरिया से वो जो हॉट रीजन की तरफ जो बर्ड्स मूव करते हैं, वो पूरे बड़े बड़े क्लैंस होते हैं, बड़े खूबसूरत व्यूज होते हैं वो, ठीक है। वो सारे व्यू देखने के लिए जो है वो जाते हैं, ये भी एक कंजम्पशन ऑफ एनवायरनमेंट जो है उसको यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद कहता है कि कैनोइंग जो है ये जो आप सॉर्ट ऑफ ये वाटर गेम ही है, ठीक है। वो जो आप एक छोटी सी बोट के ऊपर बैठ के और जो फॉल जहाँ पे हो रही होती है वाटर की, वहाँ पे बड़ी वेव्स बन रही होती है और उन वेव्स में आप बोटिंग करते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं। फिर कहते हैं कि हाइकिंग करते हैं, या अक्सर हम लोग सी साइड पे जाते हैं, या हम लोग टॉप माउंटेन्स पे जाते हैं जो सन राइजिंग का एक जो नज़ारा देखने के लिए और सनसेट का जो नज़ारा देखने के लिए। तो कहते हैं ये सारी भी आपकी जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, ये भी कंजम्पशन है आप कर रहे हैं इन्वायरमेंट की, ठीक है। दस ब्रॉडली व्यू द इकोनॉमी इज assumed to be completely depend on the natural environment for raw material, ठीक है, and the disposal of waste, waste material and amenities। कहते हैं कि अब बिल्कुल कंक्लूड किया जाए तो हम इन्वायरमेंट को यूज कर रहे हैं, उससे रॉ मटेरियल भी ले रहे हैं, उस पे हम लोग सारा वेस्ट भी अपना जो है वो डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, और तीसरा ये है कि हम लोग खूबसूरत नज़ारे जो हैं वो भी हम लोग इन्वायरमेंट से देख रहे हैं, ठीक है। फिर वो कहता है कि जो आपका एनवायरनमेंट है ना वो फिनिट है, ठीक है, उसका कहीं ना कहीं एंड है, ठीक है। तो आप अपने रिसोर्सेज को अगर आज बेतहाशा यूज करेंगे तो वो आपके जो फ्यूचर के लिए कम पड़ जाएंगे, ठीक है। और हमेशा यही बात आती है जब भी अब एनवायरनमेंट की बात की जाती है तो उसमें कहा जाता है कि अगर आज आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज को मिस यूज करेंगे तो आने वाले टाइम में जो आपकी नेक्स्ट जनरेशंस है उनके पास वो रिसोर्सेज कम होंगे, ठीक है। जिसकी एग्जांपल इस तरह से मैं आपको दूं कि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा कश्मीर साइड पे या गिलगित बल्तिस्तान साइड पे बहुत ज़्यादा फॉल्स थी, ठीक है, वाटरफॉल्स जो है वो थी। अब हम लोगों ने क्योंकि उन वाटरफॉल्स को प्रॉपरली यूज़ नहीं किया, वो पानी गिर रहा है, ठीक है, तो वो क्या हुआ कि जो ऊपर नीचे हमने पानी को सेफ नहीं किया, ऊपर से ग्लेशियर्स मेल्ट होने लगे, पानी जो है जैसे हमारे जो एनवायरमेंटल चेंजेस आए, ठीक है, तो वो फॉल्स जो हैं समटाइम वो फॉल्स जो हैं उन्होंने कॉजेज बनी नीचे फ्लड का, ठीक है, और कुछ ऐसा हुआ कि जो है वो बहुत सी फॉल्स जो है वो हमारी ड्राई हो गई, ठीक है। तो वो अक्सर हम लोग वहाँ पे जाएं तो वो एक अंदाज़ा होता है, वो उन पत्थरों से या उन चट्टानों से पता चलता है कि यहाँ पे कभी कोई फॉल हुआ करती थी, वाटरफॉल हुआ करती थी, लेकिन अब वो ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जब आपका जो रिसोर्सेज है ना वो इनफिनिट नहीं है, वो फिनिट है, आपने उस फिनिट रिसोर्सेज में अपनी पॉपुलेशन को अकोमोडेट करना है और उससे बेस्ट यूटिलाइजेशन अपने आज की जनरेशन की भी करनी है और फ्यूचर जनरेशन की भी करनी है, ठीक है। तो फिर इसमें जो है इसे मतलब बड़ी उसने डिटेल में चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, जो बड़ी इजी हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ से पढ़ते हैं। एज विद एनी अदर ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, फंडामेंटल ऑफ द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स इज द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी, ठीक है। कहते हैं कि अब वही आ गया जैसे आम बाकी इकोनॉमिक्स में इश्यूज होते हैं, स्कार्सिटी के प्रॉब्लम है कि रिसोर्सेज आपके पास बड़े महदूद हैं, ख्वाहिशात बड़ी लामहदूद हैं, पॉपुलेशन ऐसे तेजी से बढ़ रही है, ठीक है, तो उसका सारा प्रेशर आपके जो है नेचुरल रिसोर्सेज पे आ रहा है। द ट्रेड ऑफ बिटवीन इकोनॉमिक गुड्स एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, कहते हैं कि वही आ गया ट्रेड ऑफ करना है कि इकोनॉमिक गुड्स और आपने अपने जो प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट में, ठीक है, environment quality, ठीक है। there are some fundamental assumptions
that the standard and economic approach used in addressing this subject matter। कहता है कि अब हम लोग वही जो स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स के जो रूल्स हैं, ठीक है, जो मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो आपने पढ़े हुए इकोनॉमिक रूल्स, उन रूल्स को हम लोग डिमांड एंड सप्लाई के, प्राइस, जो डिटरमिनेंट के वो सारे असूल हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ताकि हम लोग जो है इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स जो है उसको स्टडी कर सकें। ठीक है, ये फिगर आगे 1.1 जिसका के ऊपर जिक्र हो रहा था, उसमें कहते हैं कि ये आपकी इकोनॉमी है, ये ह्यूमन इकोनॉमी है, और इस तरफ आ गया आपका नेचुरल एनवायरनमेंट। अभी जो ह्यूमन इकोनॉमी है, ये वेस्ट जो भी सारा अपना जो है वो डिस्चार्ज कर रही है, वो सारा एनवायरनमेंट में जा रहा है। ठीक है, वो चाहे आपका, मैंने पहले कहा है कि आपकी चाहे वो इंडस्ट्री का हो, चाहे वो आपके एग्रीकल्चर का हो, चाहे वो ह्यूमंस का हो, चाहे वो ट्रैफिक का हो, किसी किस्म का जो भी कोई वेस्ट है, वो आपकी इस एनवायरनमेंट बेचारे ने ही एब्जॉर्ब करना है। ठीक है, फिर कहते हैं कि इन्वायरमेंट से आप ये जो है नेचुरल इन्वायरमेंट से इन्वायरमेंटल एम्यूनिटीज जो है वो जाती हैं, और जो कि इकोनॉमी को सपोर्ट करती हैं। जाहिर है, जो इतने बड़े बड़े जो सीन्स आप जाते हैं देखने के लिए, तो उसके लिए आपको कॉस्ट पे करनी पड़ती है। ठीक है, और जाहिर है यही इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो टूरिज्म इसी को कहा जाता है, और यहीं से जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट होती हैं और आप जो है वो अर्न किया जाता है। इसमें somebody was told, मेरे कोई जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे बताया कि दे वेंट टू अफ्रीका, वो अफ्रीका गए और वहाँ पे कहते हैं कि हम लोग जो एक उधर उनका कोई था नेचुरल पार्क था या कोई फॉरेस्ट था, तो ना कहते हैं कि वहाँ पे जाना है, तो वहाँ की जो टिकट है ना, वो तकरीबन कोई मेरा ख्याल है कि $1000 थी। तो वो बड़े हैरान हुए, कहते हैं कि इतनी तो टिकट हम लोग जो उधर से जो अमेरिका से मूव हो के हम लोग आए हैं, तो वो एयर टिकट जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी ज़्यादा टिकट आपने इस पार्क की रखी हुई है। तो बहरहाल जो भी जो कंसेशन कर कर आ गए, ये वो जो है वो जाहिर है एक क्यूरियोसिटी भी होती है कि पता नहीं क्या है, क्यों जो है जा रहे हैं। कहते हैं कि हम लोग जो है वो पार्क में चले गए, तो उस पार्क में जनाब चले गए हैं, तो कहते हैं कि वो उसी तरह से हम लोगों को उन्होंने जीप्स में बिठाया और डिफरेंट तरह के डिफरेंट एनिमल्स के क्लैन्स दिखाने लग गए, एलिफेंट्स के, और जो है वो जेब्रास के क्लैन, पूरा पूरा झुंड उसका जेब्रास का, फिर उसके बाद राइनोस, और इस तरह से बड़े उन्होंने एनिमल्स दिखाए ना। तो कहते हैं कि हम फिर भी कह रहे अच्छा यार, फिर भी ठीक है, हम ये जो चीज़ें देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हम नेशनल जियोग्राफिक पे दाएं बाएं देखी हुई हैं, और फिर जब आपने इतने ज़्यादा पैसे पे किए हो, तो वो फिर एक चीज़ इतनी नहीं तसल्ली नहीं होती, अच्छा यार इसके लिए इतने सारे पैसे पे किए। तो कहते हैं कि जो हम लोगों का जो था उस वक्त जो चला रहा था हमारी, क्या इसका नाम है, जो हमारी गाड़ी चला रहा था, उसको कहीं पे कॉल आई कि जनाब लाइव हंटिंग जो है ना, वो लाइंस जो है ना, उसने बताया कि कोई नॉर्थ वेस्ट जो है ना पार्क का, वो वहाँ पे ना लाइव हंटिंग हो रही है। लाइन जो है ना, उन्होंने किसी डियर जो है उसकी हंटिंग कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे पहुंचे। कहते हैं उसने जनाब 200 की स्पीड पे वो जो है गाड़ी जो थी, ठीक है, वो उसने जीप दौड़ाई और वहां पे हम लोगों को ले गया, और कहते हैं कि हमने वो लाइव व्यू देखा कि किस तरह से लाइन जो है वो डियर जो है उसको कैसे वो अटैक करता है उस पे, और किस तरह से, कहते हैं कि वो इतना ज्यादा यूनिक और खूबसूरत था कि वाकई हम लोगों को फील एक आई कि हमने जो पैसे पे किए हैं वो किसी नाजायज काम के लिए नहीं किए हैं। फिर वहां पे जो सनसेट और वो सारा जो उन्होंने देखा, ठीक है, तो वो सारा आपका जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। ठीक है, अब वो नेचुरल एनवायरनमेंट को यूज करते हुए किस तरह से वो अपनी जो है वो इकोनॉमी को चला रहे थे। ठीक है, इसी तरह से आप स्विट्जरलैंड देखें, आप जो है इंडोनेशिया देखें, इंडोनेशिया का जो है बीच है, जो बाली बीच है, वहां पे चंद महीने पहले मेरी कजन गई हुई थी। ठीक है, तो वो शी वाज टेलिंग के मतलब जितना जबरदस्त उन्होंने वो एक टूरिज्म स्पॉट बनाया हुआ है, और वहां से जो वो अर्न कर रहे हैं। ठीक है, पूरी दुनिया में ऐसे सारा चल रहा है। ठीक है, तो आपकी जो जितनी भी इन्वायरमेंटल जो है एम्यूनिटीज है, वो आपकी इकोनॉमी को जो है वो सपोर्ट करती हैं। फिर दूसरा इन्वायरमेंटल जो
नेचुरल इन्वायरमेंट है उससे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी जाते हैं, वो भी आपकी इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। और आप जितना है जिस मुल्क में ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होंगे, वो इकोनॉमी भी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगी। ठीक है, उसके बाद फिर कहते हैं कि कुछ अजम्पशंस है, इस जो सब्जेक्ट है उसके सब कुछ अजम्पशंस है, तो ये अजम्पशंस मैं आपको पढ़ देती हूँ। उसमें कहता है कि एनवायरमेंटल नेचुरल रिसोर्स आर एसेंशियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, आ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज नीडेड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। कहते हैं कि इन बड़े एसेंशियल है, जो रिसोर्सेज है ना, ये किसी भी इकोनॉमी किसी भी मुल्क के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, और आप इन्हीं की बेस पे प्रोडक्शन कर सकते हैं। आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड, लेबर, ऑर्गेनाइजेशन, कैपिटल है। ठीक है, तो लैंड आपका नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, अगर आपके पास लैंड नहीं होगा, आप कैसे जो है वो प्रोडक्शन करेंगे? ठीक है, इसी तरह से आपका इसमें जो वाटर है, फॉरेस्ट है, इसमें आपकी माइंस हैं, इसमें आपके जो रिवर्स हैं, इसमें आपकी जितनी भी माउंटेन्स आ जाती हैं, इसमें आपकी फॉल्स आ जाती है, ये इसमें आपके फॉरेस्ट आ जाते हैं, इसमें आपके जो फील्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, जो ग्लेजिंग के लिए, एनिमल्स के ग्लेजिंग के लिए फील्ड्स होते हैं, वो सारे आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं। कहते हैं कि किसी भी किस्म की प्रोडक्शन में आपको एसेंशियल है कि आपके पास कुछ ना कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हों। ठीक है, फिर उसके बाद कहता है कि एनवायरमेंटल रिसोर्सेज आर ऑफ द इकोनॉमिक कंसर्न टू द एक्सटेंड दैट दे आर स्कार्स। ठीक है, the economic value of the natural resources is determined by the consumer preference, and these preferences are best expressed by the free operating private market system। कहते हैं कि जाहिर है आप जो भी कोई इन्वायरमेंट में चीजें हैं, इन्वायरमेंट है, उसकी कोई ना कोई कॉस्ट है और आप उसकी कॉस्ट पे करते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर कॉस्ट नहीं होगी तो आपका जो इन्वायरमेंट है और आपका जो इकोसिस्टम है वो तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। उसके बाद क्या कहते हैं कि ये सारी जो भी इसकी कॉस्ट होती है, ये आपके जो मार्केट रूल्स हैं, आपके जो इकोनॉमिक्स के जो मार्केट रूल्स हैं, उसी रूल की बेस पे जो है इनकी प्राइस जो है वो फिक्स होती है। ठीक है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे भी। उसके बाद कहते हैं कि मार्केट प्राइस कैन बी यूज्ड एज अ मेजर इंडिकेटर ऑफ द रिसोर्स स्कार्सिटी इंक्लूडिंग द एनवायरनमेंट। जाहिर है जो आपके जो एनवायरनमेंट में जो आपके शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उसके ऊपर आपकी प्राइस ज्यादा होगी। जो भी आपके महदूद होते हैं ज़राए हैं, उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। जो आपके रिसोर्सेज ज्यादा हैं, उनकी कीमतें कम होती हैं। जिसकी एग्जाम्पल आप देखें कि नमक की कानें, हमारे मुल्क में तो नमक शायद ₹2 किलो है। ठीक है, और इसी तरह से सऊदीया से पेट्रोल निकलता है, तो वो कहते हैं कि वहाँ पे पानी सस्ता है और पेट्रोल महंगा है। ठीक है, इस किस्म की जो पानी महंगा है और पेट्रोल सस्ता है, तो इस किस्म की जो है जहाँ कहीं पे जो रिसोर्सेज निकलते हैं, वहाँ पे उसकी जो प्राइस और जो है वो उसके जो रिसोर्सेज की स्कार्सिटी है उसकी उस पर डिपेंड करती है। उसके बाद आ जाता है इन द प्रोडक्शन इन both the production and consumption sector of the economy, a specific natural resources can always be replaced, ठीक है, partially or fully by the use of the other resources that are either man-made or manufactured or natural। कहते हैं कि जाहिर है कंजम्पशन और प्रोडक्शन में जो इन दोनों सेक्टर्स में आपके जो रिसोर्सेज हैं वो रिप्लेस होते रहते हैं। ठीक है, यानी कि आज हम इस रिसोर्स की जगह किसी और रिसोर्स को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो कहते हैं कि ये रिप्लेसमेंट समटाइम फुली होती है, समटाइम पार्शली होती है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से देखें कि पहले जो है वो लाइटें जलाने के लिए लालटेनें इस्तेमाल होती थी, मिट्टी का तेल यूज होता था। उसके बाद बिजली आई तो उसने बिल्कुल उसको कंप्लीटली जो है वो उस जो था एक पैटर्न था उसको उसने चेंज कर दिया। ठीक है, इस तरह से कहते हैं कि आपके जो कंजम्पशन और प्रोडक्शन है रिसोर्सेज की, वो चेंज होती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़ती है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है, तो आप अपनी जो रिप्लेस करते जाते हैं एक रिसोर्स से दूसरे रिसोर्स पे। फिर उसके बाद कहता है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांस कंटिन्यूसली आर्गुमेंट द स्कार्सिटी ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। जाहिर है टेक्नोलॉजी तो जाहिर है एक इम्पैक्ट रखती है, और हम लोग की जो आपकी जो टेक्नोलॉजी है उसमें क्या है कि हम लोग अपने इन्वायरमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा सेफ करते हुए अपने जो है वो हम यूटिलाइज करें। आप ये देखें कि पहले जो है बिजली कोयल से बनती थी, बिजली गैस से बनती थी। जब एक रेवोल्यूशन आई कि बिजली पानी से बनेगी, और वो बिल्कुल ही एक
मेरिकल था जिससे कि सारी की सारी जो है वो जो आपकी जो प्रोडक्शन टर्म्स हैं वो ही चेंज करके रख दी। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि नथिंग इज लॉस्ट इन ट्रीटिंग द ह्यूमन इकोनॉमी इन आइसोलेशन फ्रॉम द नेचुरल इकोसिस्टम। The physical, chemical, and biological surroundings that humans and other living species depend on as a life support, that is, the natural ecosystem, is treated as being outside of the human economy and exogenously determined. कहते हैं कि जो आपका इकोसिस्टम है, ठीक है, वो आपकी लाइफ को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, इसमें जितने भी जो जानदार हैं, इंसान और जितने भी जानदार हैं, उसमें जानवर हैं, उसमें परिंदे हैं, सो व्हाटसोएवर जो भी कुछ जानदार हैं, वो सब इस इकोसिस्टम का हिस्सा है। ठीक है, तो कहते हैं कि जो इकोसिस्टम है ना, इसको आप एज ए एक्सोजिनस डिटरमेंट जो है डिटरमेंट करें। ठीक है, उसको बिल्कुल आउटसाइड एक इंडिपेंडेंट चीज जो है उसके तौर पे स्टडी करें। तो उसकी वो कहता है कि एग्जाम्पल आप 1.1 जो फिगर है उसमें देख भी सकते हैं कि ह्यूमन इकोनॉमी को उसने बिल्कुल सेपरेटली रखा है और नेचुरल एनवायरनमेंट जो उसको बिल्कुल सेपरेटली रखा है। ठीक है, और फिर उसने कहा है कि कौन सी ट्रेड, कौन कौन सी चीज हम इन्वायरमेंट से लेके जा रहे हैं अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद फिर वो क्या कहता है, क्लियरली फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट शुड बी एविडेंट दैट एट द फंडामेंटल लेवल कंसर्न टू द न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक वर्ल्ड वाइड विद द रिस्पेक्ट to the natural environment and its role in the economic process are following four key issues। ठीक है, अब ये key issues हम लोग पढ़ेंगे। I would like to study you more 1 or 2 maybe 3 key issues in this lecture। इसमें क्या है कि the first key issue क्या है, the market as a provider of the information about the resource scarcity। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि रिसोर्स फैक्टर सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या कहता है कि स्कार्सिटी ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांस। और फोर क्या है, द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन इकोनॉमी एंड द नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, जो कि हमारा बेसिक जो इस जो चैप्टर है उसका जो टाइटल है वो भी यही है। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है आपका द मार्केट एज अ प्रोवाइडर ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑन रिसोर्स स्कार्सिटी। कहते हैं कि अब आपकी जो इंफॉर्मेशन है, आपकी जो रिसोर्स स्कार्सिटी है, इसके बारे में आपको मार्केट से पता चलता है। यानी कि जिन चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती है आपको पता चल जाता है कि इन चीज़ों की शॉर्टेज है। ठीक है, जिन चीज़ों की कीमतें कम हो जाती है आपको पता चल जाता है कि इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसमें वो सबसे पहली जो ऑप्शन है वो क्या कहता है कि प्राइस एज एन इंडिकेटर ऑफ द एब्सोल्यूट स्कार्सिटी। ठीक है, कहता है कि अगर जो है अंडर नॉर्मल कंडीशन वी डू नॉट पे फॉर द ऑक्सीजन। कहते हैं कि हम ऑक्सीजन वी इनहेल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। कहते हैं हम जो इस एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं हम उस पर कोई चार्जेस पे नहीं करते हैं। ठीक है, on the other hand although less essential than oxygen for our survival। कहते हैं दूसरी साइड पे जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए लेस एसेंशियल है, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमारे लिए मोस्ट एसेंशियल थिंग है। कहते हैं वी वुड नॉट एक्सपेक्ट टू गेट अ मेंबरशिप ऑफ द लोकल गोल्फ क्लब एट द जीरो प्राइस। ठीक है, व्हाई इज सो। कहता है कि अगर हमने कोई लोकली गोल्फ क्लब है, मुझे अगर उसकी मेंबरशिप लेनी है तो वो मुझे कभी भी जीरो प्राइस पे नहीं मिलेगी, उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि वो ऑक्सीजन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन मुझे फ्री मिल रही है और अगर मैंने कहीं पे कोई अपनी इंजॉयमेंट के लिए मैंने कहीं पे जाना है तो उसके लिए मुझे कॉस्ट पे करना पड़ेगी। अब क्या कहता है कि द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रादर द straightforward and is explained using the figure number 1.2 1.3। ठीक है, अब 1.2 1.3 फिगर हम लोग आगे पढ़ेंगे जिसमें सिंपल उसमें डिमांड एंड सप्लाई जो उसकी बात की है। ठीक है, कहते हैं कि फिगर 1.2 जो है प्रिवेलिंग द मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, वो मार्केट इक्विलिब्रियम है जिसमें आपकी डिमांड सप्लाई एक दूसरे को क्रॉस करती है। ठीक है, और जहाँ पे जो प्राइस आती है वो प्राइस आप लोग सेलेक्ट करते हैं अपने क्लब की मेंबरशिप के लिए।
ठीक है, कैन बी ऑब्टेन ओनली इफ वन इज विलिंग एंड एबल टू पे द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। और कहता है कि वो फिर जो क्लब की जो मेंबरशिप है सिर्फ वही बंदा ले सकता है जो कि उसकी कीमत जो है वो पे कर सकता है। इन अदर वर्ड दिस सर्विस कैन बी ऑब्टेन ओनली एज अ कॉस्ट, ये इज नॉट फ्री। कहता है कि ये और दूसरे मतलब अल्फाज में कि आप पैसों के साथ जो है अपनी ये वाली जो फैसिलिटी है उसको ले सकते हैं। ऑन द अदर हैंड इन फिगर 1.3 जो फिगर है उसमें आपकी सप्लाई जो है वो एक्सीड है, सप्लाई आपकी बहुत ज्यादा है विद एज कम्पेयर टू आपकी डिमांड जो है वो कम है। ठीक है, वेयर एज अंडर दिस कंडीशन द प्राइस ऑफ द रिसोर्स विल बी जीरो। जहाँ पे ज़ाहिर है सप्लाई बहुत ज्यादा हो और डिमांड कम हो तो आप प्राइस को ही नहीं रखेंगे। जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा है, हमारी नीड से ज्यादा है, इसलिए वहां पे किसी किस्म का कोई चार्जेस जो है वो नहीं रखे गए। ठीक है, इसी तरह से फिर कहता है कि द क्लियरली दिस क्लियरली एक्सप्लेन व्हाई our natural use of oxygen from the atmosphere is obtained at the zero price. ठीक है, thus an economist formally define a scarce resources as any resource that commands a positive price. In this regard, market price is supposed to measure a absolute स्कार्सिटी ऑफ द रिसोर्सेज। कहते हैं कि जाहिर है फिर ये इसमें यही बात आ जाती है, जो रिसोर्सेज आपके बहुत ज्यादा है उस पर आपको कीमत रखने की जरूरत नहीं है, जो रिसोर्सेज आपके कम है उन जाहिर है प्राइस भी फिर आप उन्हीं पे ही रखते हैं। ठीक है, जिसकी डिफरेंट उसने एग्जाम्पल बताई है और जिसकी एग्जाम्पल में सबसे बड़ी जो एग्जाम्पल है वो उसने ऑक्सीजन की ली है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि प्राइस एज अ इंडिकेटर ऑफ रिलेटिव स्कार्सिटी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, उसमें नेक्स्ट में कहता है as discussed above, the notion of the absolute scarcity implies that the resources is scarce if its price is positive। कहते हैं कि जाहिर है किसी की कीमत होगी तो इसका मतलब है कि वो रिसोर्स कोई महंगा है, जो बिल्कुल फ्री है इसका मतलब है कि वो उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा है। बट नथिंग एल्स what may be more interesting or meaningful measuring of the scarcity in resource measurement is the notion of relative cost or scarcity. In this regard, the standard economic theory contends that under certain ideal market assumption, ठीक है, जो हमने ऊपर market assumption पढ़ी है उसमें जो है वो क्या कहते हैं, relative scarcity could be effectively measured by the ratio of the टू मार्केट क्लियरिंग प्राइस। ठीक है, अब वो कहते हैं कि हम स्कार्सिटी है ना वो हम लोग इस तरह से मेजर कर सकते हैं कि हम लोग कोई दो चीजें लेते हैं। ठीक है, उसने एग्जांपल में इसको बताया, सपोज वी हैव टू रिसोर्सेज गोल्ड एंड क्रूड ऑयल। हमारे पास दो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, गोल्ड है और खाम ऑयल है। ठीक है, लेट एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट गोल्ड एंड क्रूड ऑयल। एक्स और वाई जो है वो गोल्ड और क्रूड ऑयल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली। देन द प्राइस जो है जो हमने इसकी रेशो फाइंड करनी है तो प्राइस ऑफ गोल्ड डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें कहता है कि अब फर्ज करें कि टू बी मोर स्पेसिफिक, सपोज दैट द प्राइस ऑफ द गोल्ड इज $300 पर ऑन्स। एक ऑन्स जो गोल्ड है वो $300 का है और प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल जो है वो $25 पर बैरल है। ठीक है, अब हम लोगों ने इसकी रेशो जब निकालेंगे तो इसकी रेशो जो है वो $12 आ जाएगी, यानी कि जो आपका क्रूड ऑयल है, ठीक है, वो 12 जो है परसेंट आप कह लें, ठीक है, या 12 दर्जे कम है गोल्ड से। ठीक है, रेशो इसी तरह से होता है ना कि कौन किससे कितने दर्जे कम है। ठीक है, तो कहते हैं कि दिस इन व्हाट सेंस डज दिस मेजर्स रिलेटिव स्कार्सिटी। ठीक है, तो कहते हैं कि इससे हमें पता चलेगा कि जो एक यूनिट अगर हम लोग गोल्ड का यूज करेंगे तो वो 12 यूनिट आपके ऑयल के बराबर होंगे। ठीक है, तो इसमें आप देखें कि जो गोल्ड है
उसकी स्कारसिटी ज़्यादा है क्योंकि गोल्ड महदूद है, उसकी कीमत ज़्यादा है। ऑयल जो है वो उसकी कीमत कम है, इसका मतलब है कि वो ज़्यादा तादाद में आपके पास मौजूद है, ठीक है। तो जब भी कभी आप यूज़ करेंगे तो आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देख लेंगे कि अगर मैं 1 औंस गोल्ड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसकी ऑयल की सेंस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, ठीक है। Uh, obviously, this number suggests that the gold is relatively more scarce. कहते हैं जाहिर है गोल्ड की कीमत ज्यादा है, वो ज्यादा जो है वो scarce than the crude oil. More specifically, under ideal market condition, the above natural value suggests that the value of the cost of the resources, labor, capital, raw material used to extract and bring about the ounce of the gold of the to the market in is 10 times more than the barrel of the oil, ठीक है। उसके बाद ये उसने जो है एक आपके लिए जो है एग्जांपल है, ठीक है, इसको आप लोग खुद पढ़ेंगे। उसने ये आ गया आपकी फिगर 1.2, ठीक है, जिसमें ये आपकी सप्लाई है, ठीक है, ये आपकी डिमांड है। और वो जो हमने गोल्फ क्लब वाली गोल्फ क्लब के जो मेंबरशिप की जो प्राइस की बात की थी, ठीक है, तो ये हमारी क्वांटिटी आ गई इक्विलिब्रियम और ये हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस आ गई, ठीक है। और जबकि जो है फिगर 1.3 जो है उसमें उसने क्या कहा है कि ये आपके जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई का लेवल ये है, ठीक है। और आपकी जो डिमांड है वो उससे कदरे कम है, डिमांड आपकी ये है, ठीक है। डिमांड आपकी ज्यादा हो, डिमांड आपकी कम हो, कुछ भी हो, वो आपकी जो सप्लाई है उससे बहुत पीछे है, ठीक है, जिसकी वजह से कोई किसी किस्म का ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं और कोई प्राइस की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं है, ठीक है। इस वजह से हम कहते हैं कि आपके जो ऑक्सीजन है उस पर आप किसी किस्म की कोई प्राइस फिक्स ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा एक्सेस में है, आपकी जरूरत से बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद जो है फिगर आ गई है आपकी 1.4, जिसमें ये आपकी डिमांड कर्व आता है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस पे प्राइस है और एक्स एक्सिस पे टाइम है, ठीक है। और यहाँ पे वो एक और एग्जांपल जो है वो नेक्स्ट बताता है, ठीक है, जो कि मैं पढ़ती हूँ तो फिर आपको इस फिगर की जो है वो समझ आ जाएगी। वो ये है, द प्राइस इज अ सिंगल द प्राइस एज अ सिंगल ऑफ इमर्जिंग रिसोर्स स्कार्सिटी, ठीक है। कहते हैं कि अगर आपका जो रिसोर्स आपका जो कोई भी रिसोर्स है, ठीक है, वो सिग्नल ऑफ इमर्जिंग के वो कुछ उसमें रिसोर्स में इजाफा हो रहा है, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो रिसोर्स आपका बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसकी स्कार्सिटी जो है वो भी कम हो जाएगी। जिसके वो कैसे कहता है, द की इशू हेयर इज टू एक्सटेंड टू विच प्राइस trends over the long period of time, ठीक है, such as 20 years to 100 years can be used to as an indicator of the emerging resource scarcity और abundance। कहते हैं कि जो आपके रिसोर्सेज हैं वो रिफिल हो जाते हैं, लेकिन उनको रिफिल होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, यानी कि 20 ईयर्स से 100 ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है। आप अपने जो पानी आप ज़मीन से निकालते हैं, ठीक है, अब आप देखें तो वो आपकी इन्वायरमेंट में सर्कुलेशन में ही रहता है, लेकिन वो पानी यूज होता होता दोबारा जमीन में जाके वो दोबारा से रिसोर्स बनने में एक सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो वो कहता है कि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो रिन्यूअल होने में उसको टाइम रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो 20 ईयर्स से 100 ईयर्स हो सकता है, ठीक है। कैन बी यूज एज अ इंडिकेटर ऑफ द इमर्जिंग रिसोर्स स्कार्सिटी। कहते हैं कि वो आपका जो नए जो रिसोर्सेज हैं उसकी स्कार्सिटी जो है उसको कम करता है, ठीक है। जैसे कि आप देखें कि जो कोयला है, अगर मतलब बायो पढ़े हैं तो वो जो एक्सप्लेन करते हैं कि कितने हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बैक ये कोई रॉक्स थी जिनको कि ऑक्सीजन नहीं मिली और रॉक्स ऐसे ही रही और फिर वो कोयल बन गई, ठीक है। तो इस किस्म की जो सारी चीज़ें उसमें बहुत ज़्यादा जो है आपको टाइम लगता है, जिससे कि वो आपके रिसोर्सेज जो है वो दोबारा से बनते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप फॉलोइंग द प्राइस ऑफ द ट्रेंड ऑफ द hypothetical natural resource despised in figure 1.4 would suggest increase abundance and decreasing resource scarcity over the time. The revise the
reverse will be true if an increasing price trend to be observed. ठीक है, accordingly if the vertical axis और figure 1.4 में vertical axis में आपके जो price है, ठीक है, represent a relative price, ठीक है, the price ratio of the कोका कोला एंड वाटर, ठीक है, वो प्राइस रेशियो ऑफ कोका कोला एंड वाटर उन्होंने लिया है, ठीक है। कहते हैं कि अगर जो पहले आप देखें जब शुरू शुरू में या आप अपने बचपन में या अगर मैं अपने बचपन में रिकॉल करूं तो वहाँ तब कोका कोला बड़ी एक एक्सपेंसिव चीज समझी जाती थी और बड़ा कम कम पिया जाता था, ठीक है। लेकिन जैसे उसकी प्रोडक्शन ज्यादा हुई, ठीक है, और अब जो है वो एज ए हम लोगों के घरों में पानी की तरह से यूज हो रही है, ठीक है, उसकी कॉस्ट भी कम हुई, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन ज्यादा हुई, तो वो जो रिसोर्स है वो रिसोर्स इमर्ज हो गए, रिसोर्स ज्यादा हो गए, ठीक है, जिसकी वजह से वो हम लोगों के लिए इजीली अवेलेबल होगी और उसकी प्राइस भी कम होगी। ये जैसे कि ये बताया, ठीक है। कहते हैं कि जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम रिसोर्सेज आपका इंक्रीज होते हैं टाइम के साथ साथ, तो उसकी प्राइजेस भी कम होने लग जाती हैं। अच्छा जी, उसके बाद थर्ड आ जाता है, उसमें कहता है कि द फैक्टर सब्स्टिट्यूशन पॉसिबिलिटी टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड रिसोर्स स्कार्सिटी, ठीक है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग और इजी है। कहते हैं कि फैक्टर सब्स्टिट्यूशन पॉसिबिलिटीज ये है कि एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को रिप्लेस कर सकता है, ठीक है, जिस तरह से जो ऑयल है, पेट्रोल है, उसको रिप्लेस किया इलेक्ट्रिसिटी ने, ठीक है, जिस तरह से आपके जो डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनको आप एक रिसोर्स से दूसरे रिसोर्स को आप रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि जो ये रिप्लेसमेंट है ये आपके जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उससे बड़ा डिपेंड करते हैं और जो प्राइस डिटरमिन की जाती है उसमें बड़ा इसका इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। इन दिस सेक्शन एंड अटेम्प्ट विल बी made to examine how factor substitution possibilities and technological change alleviate resource scarcity with the emphasis of the natural resource, a very important subject matter in environment and resource economics. For factor substitution suggests that the basic resource are used in the combination, ठीक है। Furthermore, resources are generally considered to be fungible, ठीक है। fungible का मतलब यह है कि एक दूसरे को बड़ी easily switch कर जाते हैं, ठीक है। fungible like जिसकी example वो देते हैं कि that is one kind of the resource such as a machine can be freely replaced by another such as a labor, ठीक है, in the production process। कहते हैं कि अगर आप कहीं पे मैं जूते जो है वो सीने के लिए दो लेबर को बैठा देता हूँ, ठीक है, तो मैं जो लेबरर है उनको बैठा देता हूँ जूते को जो है सीने के लिए, यहाँ पे एक मशीन लगा देता हूँ जो ऑटोमेटिकली खुद ही जूतों को सिए जाती है, तो दोनों एक दूसरे का बेस्ट सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। उसमें कहता है कि फैक्टर सब्स्टिट्यूशन एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर रिसोर्स स्कार्सिटी। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि एन इकोनॉमी इज कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। वाकई ऐसे ही कॉन्टिन्यूसली हम लोगों के जो कोई ना कोई चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है यूजिंग द अवेलेबल लेबर कैपिटल एंड अदर बेसिक रिसोर्सेज अवेलेबल एट इट्स डिस्पोजल। This existing state of technological determines how input, labor, capital, and natural resources are combined to produce goods and services. Economists use production function to determine this relation mathematically, ठीक है। The important assumption here is substitutability of different factor of production input। substitutability may be divided into three different categories, ठीक है। उसमें सबसे पहली कैटेगरी कांस्टेंट फैक्टर सब्स्टिट्यूट पॉसिबिलिटी, ठीक है। कांस्टेंट फैक्टर सब्स्टिट्यूट पॉसिबिलिटी का मतलब ये है कि एक फैक्टर अगर मैं जो है वो दो फैक्टर मैं अगर लेबर के लगा रहा हूँ, ठीक है, तो उससे उतने ही गुना मेरी प्रोडक्शन जो है वो उसमें इजाफा हो। अगर मैं लेबर को 2 गुना ज्यादा करता हूँ तो मेरी प्रोडक्शन भी 2 गुना ज्यादा हो जाए, और मैं अगर अपनी लेबर को 2 गुना कम करता हूँ तो मेरी प्रोडक्शन भी 2 गुना कम हो जाए, यानी कि कांस्टेंट जो है वो फैक्टर सब्स्टिट्यूशन में। इन दिस
substitution input can be substitute at the constant rate, ठीक है. For example, 1 unit of the manufactured capital for the 2 units of the natural capital implies that the opportunity cost of the two factor of the production is constant, ठीक है. कहता है कि एक तरफ से आपसे दो जो है आपने नेचुरल एनवायरनमेंट से कैपिटल लिया, दो आपने मैन्युफैक्चर लिया, ठीक है. दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, दोनों एक दूसरे की जगह पे यूज हो रहे हैं, बेस्ट यूज हो रहे हैं, ठीक है. अंडर दिस circumstances, at least conceptually, the use of the input such as natural capital can be reduced to zero without raising the opportunity cost, ठीक है. In terms of the other input scarcity such as manufactured capital, the implication of this is that increase in the scarcity of the natural capital will not be accomplished by increased opportunity cost, ठीक है. अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि डिमिनिशिंग फैक्टर सब्स्टिट्यूट पॉसिबिलिटी. आपने पढ़ा हुआ डिमिनिशिंग यानी कि आप जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो लेसर है, ठीक है. इसमें वो कहता है कि आप मोर रियलिस्टिक केस में बी व्हेन नेचुरल कैपिटल कैन बी स्टिल बी substitute by other factor of the production but not at the constant rate. सब्सिट्यूट तो कर रहे हैं लेकिन 100% सब्सिट्यूट नहीं कर रहा, ठीक है. उसमें क्या कहता है कि वन पॉसिबिलिटी इज अ सिचुएशन वेयर ईच इंक्रीमेंटल रिडक्शन इन नेचुरल कैपिटल रिक्वायर्ड इज progressively increasing amount of manufactured capital in order to produce the given level of desired output, ठीक है. such as the production of the clean water in case study of 1.1. आप जो case study है 1.1 आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें बड़े अच्छे तरीके से उसने एक बताया है कि किस तरह से आपका जो वाटर है वो 100% जो है सब्स्टिट्यूट नहीं है आपके कोका कोला का या किसी और ड्रिंक का, ठीक है. In this regard, the opportunity cost is using natural capital in term of the other inputs sacrificed increase at an increasing rate as a natural capital becomes scarce. ये केस स्टडी है, इसके केस स्टडी आप पढ़ेंगे, इसमें आपको बड़े बेहतरीन तरीके से पता चल जाएगा कि ये क्या बताना चाह रहा है. उसके बाद थर्ड आपका आ जाता है नो फैक्टर सब्स्टिट्यूशन पॉसिबिलिटी. कहते हैं कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई एक फैक्टर दूसरे फैक्टर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, सारे इंडिपेंडेंटली जो है वो बिहेव कर रहे हैं. उसमें कहता है कि मोर एक्सट्रीम केस इन विच द फैक्टर सब्स्टिट्यूशन पॉसिबिलिटी आर टोटली एब्सेंट, ठीक है. आर टोटली इन दिस सिचुएशन natural capital and the other factor of production are used in a predetermined fixed proportion, ठीक है, to produce a given level of the output. For example, to produce a certain level of the output, fixed amount of natural capital may be needed regardless of the level of the other input being utilized. कहता है कि फर्ज करें कि जो लैंड है, ठीक है, जो लैंड है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. जमीन आपको कारोबार करने के लिए चाहिए ही चाहिए है, चाहे आप उसके लिए 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, चाहे आपने 1 यूनिट प्रोड्यूस करना हो, ये रिगार्डलेस है. जो लैंड है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है. तो कहते हैं कि बहुत से आपके नेचुरल रिसोर्सेज है वो एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट होते ही नहीं है, आपने उसको इंडिपेंडेंटली करना ही करना है. वो आपकी प्रोडक्शन या दूसरे फैक्टर्स जो है उन पर डिपेंड नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है. ये सारी इसकी डिटेल में है, इसको आप पढ़ेंगे, ठीक है. उसके बाद आ जाता है कि चेंज इन द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर द रिसोर्स कंजर्वेशन. बाकी जो टेक्नोलॉजी है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है टेक्नोलॉजी का आपकी जो रिसोर्सेज है, ठीक है, उसकी कंजर्वेशन में जो है. इन the above discussion of the substitution possibility production technology was assumed to be remain constant. In other words, factor substitution possibility were discussed as assuming no change in a certain technique, ठीक है. अब आपने जो भी ऊपर देखा था उसने अपने टेक्नोलॉजी को बिल्कुल साइलेंट रखा था, बिल्कुल एक साइड पे रखने का, टेक्नोलॉजी का कोई उसमें रोल नहीं, ठीक है.
of the production, however, in the dynamic economy. लेकिन जो original economy है, technology advance that entails a fundamental change in the production techniques is a normal experience. लेकिन कहते हैं कि जो normal economy है उसमें technological changes आ रही हैं और हम उसको adopt भी कर रहे हैं. If this is the case, it would be instructive to address three detailed questions. इसमें first है, in what specific way does a change in production technique affect the use of the factor of production. ठीक है. फिर उसमें क्या है, second है, are all factor of production equally affect by change in a production technique. ठीक है. अगर हम कोई production की technique change करते हैं तो क्या उससे मेरे तमाम factors जो हैं उन पे affect आता है. ठीक है. उसके बाद फिर कहते हैं कि what exactly are the broader implication of the change in the production technique for the issue of the natural resource adequate. ठीक है. scarcity. उसके बाद कहते हैं कि in production analysis technological advance is defined as the ability to produce a given amount of output by using less of all input. ठीक है. जाहिर है हम लोग इस क्या चाहते हैं कि कम से कम इनपुट यूज करते हुए हम लोग ज्यादा से ज्यादा आउटपुट जो है उसको करें, और यही हमारी जो है आजकल जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो यही हो रही है कि कम से कम रिसोर्सेज को यूज करके ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रोडक्शन ली जाए. क्योंकि अगर हम लोग रिसोर्सेज सारे यूज कर लेंगे तो फिर फ्यूचर जनरेशन जो है वो उनके लिए जो रिसोर्सेज है उनकी कमी हो जाएगी. ठीक है. सेम अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग लेस. ठीक है. वो भी केस स्टडी पर 1.1 पढ़ेंगे. ठीक है. तो आपको इन सारी जो है उसकी बड़ी डिटेल समझ आ जाएगी. उसमें कहते हैं कि व्यू दिस वे टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस प्रोडक्शन टेक्निक एंटाइल्स रिसोर्स कंजर्वेशन. अच्छा जी. उसके बाद कहते हैं टेक्नोलॉजिकल चेंज आर सेल्डम अनबाइस्ड. ठीक है. इन अदर वर्ड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफन इनहेंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द वन इनपुट इन द disproportionate manner. ठीक है. For instance, the technological change could be capital base if the advance of the technological change enhance the productivity of the manufactured capital more than the natural capital. ठीक है. वो अब डिफरेंट तरीके से कह रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसको आप किस तरह से जो है वो यूज करते हैं. ये बड़ी अनबायस्ड होती है. इसमें आपने नेचुरल जो है नेचर से आपने कितना लेना है और आपने अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको लगा के क्या एक बैलेंस वे करना है कि जिससे आपकी प्रोडक्शन आए और वो प्रोडक्शन आपकी ज्यादा से ज्यादा हो. ठीक है. तो जो भी आजकल जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है उसमें जाहिर है आप कोशिश करते हैं. अब आप देख लेंगे जितनी भी आपकी जो गाड़ियां जो हैं, जो गाड़ियां आप यूज करते हैं चलाते हैं, नई से नई जो गाड़ियां आ रही हैं वो क्या क्लेम करती हैं कि हम कम से कम फ्यूल यूज करते हैं, हम लोग फ्यूल एफिशिएंट हैं. ठीक है. जिसकी वजह से जापानीज कार्स जो हैं उनको इतना ज्यादा वार्म वेलकम किया गया क्योंकि वो जो फ्यूल है वो बहुत कम यूज करती थी. इसी तरह से आप देखें कि जो आपने जो आम जो बल्ब होते हैं उससे एनर्जी सेवर्स को हमने कैसे रिप्लेस किया. ठीक है. क्योंकि वो लेस एनर्जी यूज करते थे. इसी तरह से फिर हम लोग जो पहले जो है वो विंडो एसी हुआ करते थे. विंडो एसी से स्प्लिट एसी आए तो वो बड़ा एक मेरेकल हुआ कि एक नई टाइप का एसी आया जो बिजली बहुत कम लेता है. फिर स्प्लिट एसी से बात आई कि जनाब आपका डीसी और इन्वर्टर और जो है डीसी इन्वर्टर और फुल जो है इन्वर्टर, इस किस्म के आपके जो है वो टेक्नोलॉजीज आ गई जिसने कि बहुत ही ज्यादा आपकी जो एनर्जी कंजम्पशन है उसको कम किया. ठीक है. तो इस किस्म की जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है जो कि आपकी जो एनवायरनमेंट है उसको सेव करने के लिए. ठीक है. यहाँ तक जो है इसको आप खुद पढ़ेंगे. इसमें आप जो केस स्टडी पढ़ेंगे तो आपको इसकी बड़े क्लियरली समझ आएगी. अगर फिर भी कोई चीज़ की समझ ना आए तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं.